नमस्कार। आज हम लोग अडानी ग्रुप की एलआईसी इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे। किस तरीके से जो देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने अडानी के ग्रुप शेयर्स में अपना कितना निवेश किया है और उससे जो एलआईसी के निवेशक हैं, उन पे कितना बड़ा एक रिस्क है। और दूसरी चर्चा हम करेंगे आगामी 4 दिसंबर को जो एमसीडी दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, जिसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का त्रिकोणीय इलेक्शन है। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि वोटिंग अब 2 तारीख हो ही गई है, परसों वोटिंग है। तो उस पे क्या लोगों के बीच में बातचीत है, किसकी बात चल रही है इलेक्शन में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि एलआईसी, आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देश में 20 करोड़ लोगों के लिए इंश्योरेंस करती है और उनको और जो पैसा कलेक्ट करती है इंश्योरेंस का, उस पर डिविडेंड देती है। वो डिविडेंड कमाने के लिए प्रमुख कंपनियों में निवेश करती है, स्टॉक शेयर्स खरीदती है, और जब वो शेयर्स का प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड के तौर पे निवेशकों में बांटा भी जाता है। जितने इंश्योरेंस धारक हैं उनमें भी बांटा जाता है डिविडेंड के जारी द्वारा किए। और एलआईसी कंपनी भी अपना प्रॉफिट कमाती है। तो देश की एक प्रमुख कंपनी है, कई सालों से, कई दशकों से स्टॉक मार्केट में निवेश करती आई है। अभी हाल ही के दिनों में एक चर्चा का विषय ये आया कि अडानी ग्रुप में जो बीमा कंपनी है हमारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहते हैं, उसमें उनका निवेश करीब 10 गुना बढ़ गया है पिछले 2 सालों में। सितंबर 2020 के बाद से पहले 8 तिमाहियों में एलआईसी ने अडानी समूह की 7 लिस्टेड कंपनीज में 4 में से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। उसमें एक कंपनी में तो 6 गुना हिस्सेदारी हो गई है। ये आप देखिए टेबल 1, जिसमें आप देखिए कि अदानी एंटरप्राइज का जो मार्केट कैप है वो 4,86,299 है। सितंबर 2020 में 1% से कम, मतलब कि ना के बराबर इन्वेस्टमेंट थी। और सितंबर 2022 में 4.002% एलआईसी की होल्डिंग है शेयर्स की। ऐसे ही टोटल गैस में जो 3,97,000 का मार्केट कैप है, उसमें सितंबर 2022 में 5.77% होल्डिंग हो गई एलआईसी की। और अगर आप उसके नेक्स्ट चार्ट देखें, म्यूचुअल फंड, जितनी भी म्यूचुअल फंड्स हैं, टोटल होल्डिंग उनकी 15,000 करोड़ की नहीं है। जबकि आकलन किया जा रहा है कि एलआईसी की होल्डिंग जो है वो 74,000 करोड़ से ऊपर है इस टाइम अदानी के शेयर्स में। काफी बड़ा रिस्क है ये सारी, कुल मिला के सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज जब 15,700 करोड़ से ऊपर निवेश नहीं कर रही हैं, जो कि 1% से लेस है मार्केट कैप से अदानी का, तो ऐसी क्या बात है कि एलआईसी जो है वो अदानी पे इतना पैसा लगा रही है। तो इस पे क्रोनी कैपिटलिज्म और मोदी और अमित शाह जी की सरकार के पे एक इल्जाम लग जाता है कि अदानी अंबानी को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और प्रमुख कंपनियां जितनी भी हैं देश के, जितने नवरत्न हैं, उनका पैसा भी किसी न किसी तरीके से स्टॉक मार्केट्स के जरिए, शेयर्स के जरिए अदानी की कंपनियों में और अंबानी की कंपनियों के शेयर्स बढ़ाने में किया जा रहा है। इसी तरीके से आपने देखा अदानी पोर्ट में उनका पहले से ही जो परसेंटेज होल्डिंग थी वो 9.51% के हिसाब से थी। 1,92,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और अदानी पावर, अदानी विल्मर में भी जो इन्वेस्टमेंट पहले नहीं थी वो अब 1% से बढ़कर है। तो इससे ये पता चलता है कि कुल हिस्सेदारी आज की डेट में जीवन बीमा निगम की अदानी की कंपनियों में करीब 74,142 करोड़ रुपए आकलन की जा रही है। ये अडानी समूह के कुल बाजार मूल्य 18,98,000 करोड़ रुपए, यानी कि करीब 4%, 3.9% जो होल्डिंग है सिर्फ एलआईसी की है। एक बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अदानी एंटरप्राइजेस में एक मतलब ना के बराबर हिस्सेदारी थी, अब 4% है। टोटल गैस में मैंने आपको बताया जो हिस्सेदारी है वो 5.77% हो गई है। और अडानी ट्रांसमिशन में हिस्सेदारी 3.46% हो गई है। ग्रीन एनर्जी में जो थी ना के बराबर थी वो 1.25% हो गई है। अदानी पोर्ट्स में हिस्सेदारी मैंने आपको बताया जैसे 9.61% थी, और उतनी ही हिस्सेदारी भी मेंटेन्ड है। करीब 10 गुना 2 सालों में अडानी समूह में एलआईसी की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। अडानी समूह की एलआईसी की हिस्सेदारी सितंबर 2022 में मात्र 7,304 करोड़ रुपए थी। सितंबर 2022 में, जैसे मैंने आपको बताया, 2 साल के अंदर 74,142 करोड़ रुपए हो गई है। ये बाजार का कुल मूल्य का 7.8% है, अडानी समूह की कुल बाजार मूल्य के, जो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी उन्होंने हाल ही के दिनों में एनडीटीवी का भी टेक ओवर किया है। आरआरआर होल्डिंग जो पहले
एक ज़माने में कहा जाता था चिदम्बरम साहब के थ्रू आरआर होल्डिंग में मुकेश अंबानी का इंटरफेरेंस था, तो वो आरआर होल्डिंग जो थी उसकी 99% इक्विटी होल्डिंग जो है वो अदानी ग्रुप में आ गई, और उसका सीधा सीधा असर ये पड़ा कि 26.9% शेयर्स जो थे अंबानी के, अपना एनडीटीवी के, वो अदानी के पास आ गए, और वो उनके बोर्ड से जो प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय फाउंडर्स थे एनडीटीवी के और डायरेक्टर्स थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपने हाल ही के दिनों में सुना रवीश कुमार को भी रिजाइन करना पड़ा, वो भी चैनल छोड़ के उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। तो किसी ना किसी तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म को जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है, बैंकों द्वारा, पीएसयूज द्वारा लोन दिए जाते हैं, सबसे ज्यादा एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोजर उनका अदानी और अंबानी की कंपनीज को है। और अब निवेश के जरिए एलआईसी का भी पैसा जो है वो उनके स्टॉक्स को, शेयर्स को बढ़ाने में लग रहा है, और उनकी उनकी परसेंटेज जो है एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ये कंपनीज जो हैं, जैसे अदानी पावर है, अदानी ट्रांसमिशन है, टोटल ग्रीन एनर्जी है, या अदानी एंटरप्राइज है, अगर ये नहीं चल पाई तो निवेशकों का, जीवन बीमा निगम के इंश्योरेंस होल्डर्स का कितना बड़ा एक नुकसान हो जाएगा, और इस देश का क्या हाल होगा, ये तो आदमी सोचते ही कांपता है। अडानी समूह की कंपनियों में एलआईसी का निवेश सभी इवेंट म्यूचुअल फंड निवेशों की होल्डिंग से 5 गुना से अधिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, प्राइवेट और फॉरेन मिला के, उनका टोटल एक्सपोजर करीब 15,701 करोड़ का है, जो कि उनके 8.98 लाख करोड़ के 1% से कम है। और एलआईसी की जो होल्डिंग है वो 7%, 7.5%, 7.8% के करीब है। तो इससे एक बहुत बड़ी चीज ये निकल के आती है कि आगे आने वाले समय में ये कैसे चलेगा। स्लाइड 2 में देखिए, एक आकलन के हिसाब से जो अब एसीसी कंपनी भी अदानी ने टेक ओवर कर ली है, एसीसी में भी 29,000 करोड़ का एक्सपोजर एलआईसी का है। तो अगर उसको भी आकलन कर लें तो 87,380 करोड़ रुपए एलआईसी का अदानी ग्रुप कंपनीज में है। एसीसी का भी अगर जोड़ लें तो ये एक्सपोजर 9% के करीब पहुंच जाता है, 8.5-9% के करीब पहुंच जाता है। स्लाइड 3 में देखिए, एलआईसी की जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो 3 ही कंपनियों में मेजर है। अदानी में 18,98,000 करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से एलआईसी की होल्डिंग जो थी 2022 में, मैंने आपको बताया कि अब 7.8% टोटल है। टाटा ग्रुप में 21,91,738 की मार्केट कैप थी दिसंबर 1, 2022 में, खाली जो कल की है, उसमें एलआईसी होल्डिंग जो है वो 3.98% है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की 18,42,197 करोड़ की मार्केट कैप है, जिसमें एलआईसी की होल्डिंग 6.45% है। तो ये चीजें हैं। अब आप लोग दर्शक हैं, आप इन सब चीजों को मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि इस देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से छोटे निवेशकों का, बड़े निवेशकों का, जीवन बीमा धारकों का पैसा स्टॉक मार्केट में किस कंपनियों में जा रहा है, और इतनी बुलिश क्यों है एलआईसी और विभिन्न बीमा कंपनीज जो सरकार के अंदर आती हैं, वो किस तरीके से अपना सारा पैसा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पैसा, कॉर्पोरेट लेंडिंग का पैसा सिर्फ 2-3-4 कॉर्पोरेट्स को बढ़ाने में लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अदानी, अंबानी और टाटा और रिलायंस के पास ये सारे बिजनेसेस इन्हीं के अधीन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है, उस पर हम लोगों को चिंता जतानी चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट जो मेरा है वो इलेक्शंस को लेकर है। एमसीडी के इलेक्शंस 4 दिसंबर को वोटिंग है, और मतदान के नतीजे जो हैं वो 7 दिसंबर को दिए जाएंगे। ये स्लाइड देखिए, स्लाइड में एक खबर के अनुसार लोक नीति सीएसडीएस का एक वो आया था, सरकार का लोक नीति ने सरकार के प्रदर्शन और उनकी प्राथमिकताओं पर नागरिकों की राय का आकलन करने के लिए एक सर्वे किया था। तो सीएसडीएस लोक नीति के सर्वे के अकॉर्डिंग 2012 में जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच बाइपोलर मुकाबला था, जिसमें बीजेपी ने भारी बढ़त हासिल की थी, इसकी स्लाइड 2 में देखिए, 2012 के एमसीडी इलेक्शन में, एमसीडी पोल्स में 2012 में बीजेपी का वोट शेयर 36.74% था, जो थोड़ा सा घट के 36.02% हुआ 2017 में। कांग्रेस का वोट शेयर 30.54% था 2012 में, जो घटकर 21.21% हुआ 2017 में। और आम आदमी पार्टी जो 2012 के इलेक्शन में कहीं नहीं थी, 2017 में उनका वोट परसेंटेज शेयर जो था वो 26.21% हुआ।
और बीएसपी का वोट शेयर जो 2012 में 9.99% था वो घट के 4.43% हुआ। इंडिपेंडेंट्स 14.22 से 8.42% पे आ गए और अदर्स में 8.52 से 3.7% पे आ गए। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला था 2017 में, जिसमें भाजपा आप और कांग्रेस के बीच इलेक्शन चला, जिसमें भाजपा फिर से दौड़ में आगे रही क्योंकि उनका वोट परसेंटेज 36% से कम नहीं हुआ, इसलिए मैक्सिमम सीटें उनकी आई और एनसीडी में 15 साल से भाजपा ही कार्यरत है। नए सर्वे के मुताबिक दिल्ली के लोगों में राजनीतिक मिजाज और पसंद में अब बदलाव आया है। ऐसा लगता है आगामी चुनाव में आप और भाजपा के बीच में सीधी लड़ाई होगी। ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी डायरेक्ट टक्कर दे रही है बीजेपी को। हेल्थ के मामले में मोहल्ला क्लिनिक्स हो गए, एजुकेशन को गवर्नमेंट स्कूल्स में बेटर किया, बेटर क्लासरूम्स बनाए, ऑनलाइन एजुकेशन का प्रावधान किया 2 साल के लॉकडाउन में। पानी की सुविधा, दिल्ली जल बोर्ड जो स्टेट के अंडर आया तो उसको पानी की सुविधा 20 किलो लीटर पानी पर घर को उन्होंने जब फ्री पानी का किया और 300 यूनिट फ्री बिजली का प्रावधान, 200 यूनिट का बिजली का प्रावधान किया और 50% डिस्काउंट इन नेक्स्ट 20 अगले 200 यूनिट पे 50% डिस्काउंट दिया, तो उससे कई लोगों को फायदा हुआ। देखिए, बिजली पानी की सुविधा बहुत जरूरी है नागरिकों के लिए। अब कई पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन कैंपेन में, मैनिफेस्टो में, अब जैसे हिमाचल में इलेक्शन हुए, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देगी और प्रॉपर्टी टैक्स में भी कमी करेगी। कई तरह के प्रोमिसेस, प्रलोभन सरकार द्वारा अब लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें अब लड़ाई जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है, दोनों के बीच में मुकाबले में आम आदमी पार्टी बीजेपी से थोड़ा आगे नजर आ रही है, क्योंकि 15 साल क्योंकि बीजेपी की सरकार रही, एंटी इनकम्बेंसी भी है। जो सरकारी मुलाजिम हैं या जो एम्प्लॉयज हैं वो थोड़ा परेशान हैं, खासकर एमसीडी एनडीएमसी के एम्प्लॉयज, उनको पक्का नहीं किया गया, वो टेम्परेरी चल रहे थे, 500 दिन के काम के बाद उनको पक्का किया जाना था। तो एनडीएमसी में बहुत सारे सफाई कर्मचारियों की और कर्मचारियों की शिकायत हुई है। और जितना भी दलित ओबीसी वोट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ कंसोलिडेट हुआ है, जो एक कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, मुसलमान दलित ओबीसी, तो वो थोड़ा वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ खिसका है। एक तरह से ये ज्यादातर क्लास वॉर नजर आ रही है कि जो गरीब तबका है, जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रहता है, जो झुग्गियों में रहता है, जो अपना जीवन यापन काम करके करता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो ठेला लगाता है, सब्जी बेचता है, छोटी दुकान चलाता है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा झुक रहा है। ये टेबल 3 में देखिए, दलित मुस्लिम ओबीसीज में हिंदू अपर कास्ट 41% उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, जबकि 33% आम आदमी पार्टी की तरफ है। तो यहाँ एक हिंदुत्व एजेंडे पे बीजेपी को बढ़त है हिंदू अपर कास्ट वोट बैंक में। जबकि हिंदू ओबीसी वोट में दिल्ली में खासकर एमसीडी इलेक्शन में 46% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुका है। हिंदू दलित वोट में 52% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुका है। मुस्लिम्स में 60% वोट, क्योंकि कांग्रेस पहले एक विकल्प हुआ करता था, एक मुद्दा हुआ करता था, शीला दीक्षित की जब सरकार थी तो बहुत सारी चीजें एमसीडी के अंडर आई और बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो उसके करके मुस्लिम और माइनॉरिटी वोट जो था वो कांग्रेस का पक्का वोट माना जाता था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जमीन खिसकती नजर आ रही है और मुस्लिम वोट भी ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ है। अदर्स में माइनॉरिटी वोट 65% आम आदमी पार्टी की तरफ है। ये टेबल 4 में मैं आपको दिखाता हूं कि आपने जो लो इनकम इकोनॉमिक क्लास वोटर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिरामिड में नीचे हैं, जो अपना जीवन यापन काम करके, नौकरी करके, सफाई कर्मचारी, छोटी दुकान लगाने वाले, छोटा व्यापार करने वाले, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो पुअर कैटेगरी में कांग्रेस का वोट परसेंटेज 11 है, जबकि 46% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है, 25% ही बीजेपी की तरफ है। लोअर इनकम ग्रुप एरियाज में आप अगर देखें तो 34% बीजेपी की तरफ है, 51% आम आदमी पार्टी की तरफ है। मिडिल इनकम ग्रुप में 38% थोड़ा बढ़ा हुआ है बीजेपी की तरफ और 44% जो झुकाव है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। और जो अपर कास्ट अमीर तबका है उसमें 38% झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ है और 6% आम आदमी की पार्टी की तरफ है। कांग्रेस का इस
इस कैटेगरी में जो वोट परसेंटेज लोक नीति द्वारा दिखाया जा रहा है वो मात्र 2% है। और टेबल 5 में आप देखिए जो महिलाओं में और पुरुषों में जो सर्वे हुआ उसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं में 50% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है, 37% जो है वो बीजेपी की तरफ है, 7% कांग्रेस और 7% अदर्स। जबकि पुरुषों में 38% झुकाव जो है आम आदमी पार्टी की तरफ है, 34% बीजेपी की तरफ है, 21% अदर्स और 7% कांग्रेस। तो ये सर्वे कहता है, ये सर्वे 4 नवंबर से 11 नवंबर 2022 में किया गया। इसमें 703 वोटर्स 28 लोकेशंस पे अलग अलग वार्डों में उनका सर्वे किया गया। हालांकि ये सर्वे बहुत छोटा एक आप मान लीजिए कि एक बहुत छोटा सर्वे है। इसमें कई हजार वोटर्स का सर्वे होना चाहिए था, बस क्योंकि ये कुछ ही गिनती इसकी हजार से कम है। तो इसमें लोकेशन वाइज इन्होंने 25 इलेक्टर्स को रैंडमली इंटरव्यू किया। तो ये कहाँ तक सच है, वो वोट परसेंटेज में कितना नजर आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हालांकि जब मैंने भी कुछ लोगों से बात की दिल्ली में, तो यही निकल के आया कि आम आदमी पार्टी को एक चांस देना चाहिए। गुजरात में भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के पिछले 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उससे वोट परसेंटेज बढ़ेगी। हो सकता है कुछ शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का इलेक्ट्रेट पे प्रभाव पड़े। रूरल एरियाज में उन्होंने काम तो किया है, पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, वोट कितना कन्वर्ट होता है, ये तो गुजरात के इलेक्शंस के रिजल्ट आने पे ही 7 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा कि गुजरात इलेक्शन में क्या वोटिंग परसेंटेज रहा आम आदमी पार्टी का। तो पर दिल्ली में जहां तक बात हो रही है, वो सामाजिक रूप से निचले माने जाने वाले हिस्से में झुकाव जो है वो आपकी तरफ है, जैसे कि मैंने आपको टेबल के द्वारा दिखाया। सर्वे के अनुसार चुनाव से 10 दिन पहले तक लोगों का मानना था कि आम आदमी पार्टी आप बीजेपी से करीब 5 से 7%, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले इलेक्शन में 2017 में 21% वोट जो था आम आदमी पार्टी के पास था और 36% बीजेपी के पास तो अगर वो 5 से 7% लीड लेना चाहती है बीजेपी से, अगर बीजेपी 36 पे रह जाती है, तो इसका मतलब है कम से कम 42% वोट आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। तो सीधा सीधा यही है कि जो कांग्रेस का वोट था, वो कांग्रेस का वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ अगर ट्रांसफर होगा परसेंटेज में, कि अगर 21%, आप जैसे 2017 में मैंने आपको बताया कि 26% वोट आम आदमी पार्टी का था और 21% कांग्रेस का था, और अगर उनको लीड लेनी है 42% की, तो करीब 14 से 16% परसेंटेज वोट, अगर 21 का 16%, कांग्रेस का 16% वोट अगर आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर होता है, या 12% कांग्रेस का और 6% अदर्स का अगर आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर होता है, तो हो सकता है कि 5 से 7% वोट शेयर अधिक आम आदमी पार्टी को मिल जाए। ये तो अब 4 तारीख की वोटिंग के बाद ही पता लगेगा। लोगों का अंदेशा है कि बीजेपी दूसरे स्थान पर रहेगी और उन्हें 36 से 39% वोट मिल सकते। 36% वोट अगर अपना रिटेन करती है तो कम से कम 40 से 42% वोट आम आदमी पार्टी को चाहिए एमसीडी में इलेक्शन जीतने के लिए। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस तीसरे स्थान पर ही रहेगी और उन्हें 9 से 12% वोट मिलने के चांस हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर 9% वोट, 21 में से अगर 9% उनको मिलता है, तो जाहिर सी बात है 16% वोट जो कांग्रेस का है, वो 26% वोट आम आदमी पार्टी का जो पिछले इलेक्शन में मिला उसको अगर कंबाइन कर लें, तो बीजेपी को वो हरा सकते हैं। एमसीडी चुनाव एक दोहरी परीक्षा भी बन गई है, शासन की परीक्षा और दिल्ली के निवासियों के मिजाज की परीक्षा है ये। आम आदमी पार्टी और भाजपा द्वारा एक दूसरे के बारे में और राष्ट्रीय नीतियों के बारे में उठाए जा रहे बड़े मुद्दों की तुलना है। कि बीजेपी ये कहती है कि हम लोग जो हैं, आर्टिकल 370 है कश्मीर में, उसको हमने वो किया, राम मंदिर हम बना रहे हैं, एक हिंदुत्व, एक हिंदू राष्ट्र की परिभाषा और स्थापना का उन्होंने एक ऐलान किया, उन्होंने एक डंका बजाया। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो बात करते हैं एक आम आदमी के जेब में क्या हम दे सकते हैं। उनको हम सब्सिडी देके या तो बिजली फ्री दे सकते हैं, या पानी की सुविधा दे सकते हैं, या अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, अच्छा अच्छा हेल्थ दे सकते हैं। अब हेल्थ का जहाँ तक मामला है, कोई नए हॉस्पिटल्स तो दिल्ली में बने नहीं, ना कोई पर कैपिटा बेड्स इंक्रीज हुए, ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा इंक्रीज हुई। बट मोहल्ला क्लिनिक एक कॉन्सेप्ट है आम आदमी पार्टी का, जिसमें आम आदमी पार्टी कहती है कि पहले हम लोग मोहल्ला क्लिनिक में कुछ घंटे बैठने के लिए डॉक्टर्स को पैसा देते थे, अब हमने उसको इंसेंटिवाइज कर दिया है कि आप इतने पेशेंट्स को देखेंगे तो 100 रुपए पर पर पेशेंट ओपीडी हम आपको देंगे, अगर
दिन में आप 100 पेशेंट देखते हैं तो 10,000 रुपये मिलेंगे, अगर दिन में आप 50 पेशेंट देखते हैं तो 5,000 रुपये मिलेंगे। तो उसको इंसेंटिवाइज सिस्टम कर दिया है। एजुकेशन में भी उन्होंने स्कूल्स का जो सिस्टम बनाया है उसमें ग्रेड वाइज सिस्टम कर दिया है। प्रीमियर एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ सुविधाएं बढ़ाई हैं स्कूलों में, जहां परसेंटेज ग्रेड बच्चों के बढ़ सकते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी तैयारी करके पास हो सकते हैं। तो एक आम आदमी को, और सबसे बड़ा हेल्थ में उन्होंने एक और रिफॉर्म किया कि गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है उसका फ्री में, मुफ्त में इलाज। और खाली दिल्ली के नागरिकों के लिए नहीं, इतनी लंबी लाइन सारी सरकारी अस्पतालों में रहती है कि बाहर के लोग भी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और भी प्रदेशों से लोग आके अपना फ्री इलाज करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत रहती है। जिसका पहले नंबर आएगा उसी को फ्री इलाज मिलेगा। बहुत लोगों को फायदा हुआ है। किसी का किडनी का प्रॉब्लम, किसी का लिवर का प्रॉब्लम, किसी की आंख का प्रॉब्लम, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम, तो कई सारे लोगों को जो है जीवन दान मिला है इस स्कीम से। तो आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव और मैसेज है कि हेल्थ और एजुकेशन और लोगों की जेब में कुछ पैसे डाल देने, चाहे वो इनडायरेक्ट सब्सिडी के थ्रू, फ्री बिजली देकर, या और चीज़ों के द्वारा। तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच है। हालांकि बीजेपी ने भी कई अनाउंसमेंट्स करी हैं। कल मैंने आज ही मैंने देखा सुबह कि युवाओं को फूड ट्रक देंगे, 1 लाख स्थानीय युवाओं को स्वयं रोजगार देंगे, स्टार्टअप युवकों में प्रॉपर्टी टैक्स की छूट मिलेगी, महिलाओं के लिए बेटी की शादी में 50,000 का शगन अनुदान करेंगे, पिंक टॉयलेट मतलब लेडीज के लिए टॉयलेट और फीडिंग रूम्स, बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए की हेफ्टी, व्यापारियों के लिए फ्री टैक्स बेनिफिट, निगम की फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त, गृह निर्माण पे सरल नियम और सर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, ये व्यापारियों के लिए। छात्रों के लिए एमसीडी स्कूल में स्मार्ट क्लास, जो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी दे रही है। एमसीडी स्कूलों में सीसीटीवी की सुरक्षा, जो कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में है। वाईफाई की सुविधा, ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस के लिए वाईफाई की सुविधा चाहिए, और नॉलेज पार्क और पुस्तकालय। कर्मचारियों के लिए 10 लाख झुग्गी वासियों को पक्का मकान, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कल अनाउंसमेंट करी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 लाख झुग्गी वासियों के लिए पक्का मकान बनेगा। और उसमें जो डीडीए, जो पुराने 1970 और 80 के पुराने डीडीए के मकान बने हुए हैं, उनमें एफआर बढ़ा के उन्होंने ग्रुप हाउसिंग में 1.33 से 1.66% कर दिया, ताकि फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सेम प्लॉट पे मकान बड़े बनेंगे। 5 रुपए में अन्नपूर्णा रसोई में खाना मिलेगा। गौतम गंभीर ने इनिशिएटिव लिया था, उसको ये कह रहे हैं कि और वार्ड्स में भी शुरू करेंगे। झुग्गियों में स्कूल और अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक भी झुग्गियों में है, अस्पताल भी अगर खुल जाएंगे तो अच्छा होगा। रेडी पटरी वाले असंगठित मजदूरों की सुविधा, अब ये कई सालों से प्रॉमिस होते आए हैं। 15 साल एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही। कितना भला रेडी पटरी वालों का हुआ तो रेडी पटरी वाले ही बता सकते हैं। नागरिकों के लिए पैथोलॉजी लैब, महंगे टेस्ट जो हैं वो फ्री में कराए जाएंगे, ये बीजेपी ने प्रॉमिस किया है। 90% तक सस्ती दवा मिलेगी। लैंडफिल्ड साइट बनेंगी, ताकि ये जो कूड़े का एक मुद्दा उठाया मनीष सिसोदिया ने और अरविंद केजरीवाल ने, कि बीजेपी ने कूड़े का निस्तारण ठीक से नहीं किया, उसको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स नहीं लगाए, और जो लगाए वो फ्लॉप हो गए, और कूड़े के पहाड़ से बहुत सारा प्रदूषण और बहुत सारा वायरसेस और हवा का प्रदूषण होता है। तो हम जब आएंगे तो ये सारे कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, और उस पर बड़ा एक्शन प्लान उन्होंने दिया। तो उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने कहा कि हम लैंडफिल साइट्स बनाएंगे, ऑर्गेनिक ग्रीन की बात करी उन्होंने, मल्टी लेवल पार्किंग की बात करी, 100% सोलर स्ट्रीट लाइटिंग की बात करी, और एक उन्होंने ये कहा कि 1,000 छठ घाट का निर्माण। बिहार में जब वो छठ का होता है तो उनकी पूजा होती है छठ की, तो उसके लिए वो छठ घाटों का निर्माण एक ईस्ट दिल्ली के वोटर्स को लुभाने के लिए ये प्रॉमिस किया गया। और 1,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन, नए स्कूटीज और कार्स जो बैटरी द्वारा संचालित हैं उनकी चार्जिंग के स्टेशन 1,000 लगाएंगे। दो कर्मचारियों के और उन्होंने बीजेपी ने वादे किए हैं। एक तो अस्थायी एमसीडी सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का, जैसे मैंने आपको बताया, जो आरआर में हैं, जो टेम्पररी हैं, जिनको 500 दिन का काम जिनका पूरा हो चुका है, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। ये प्रॉमिस बीजेपी अब कर रही है। नगर कर्मचारियों का उद्धार, सैलरी और पेंशन की सहूलियत कह रही है। हालांकि इस पर बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं पिछले 6 महीने 7 महीने से, सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। तो अब चूंकि इलेक्शन है और बीजेपी के अमित शाह जी खुद ही कहते हैं कि ये जुमले हैं। अब इसमें जुमलों में कितना सच है कितना झूठ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी एक ग्राउंड गेन कर रही है। वो ग्राउंड, क्योंकि ऑपोजिशन में कांग्रेस का वोट शेयर परसेंटेज गिर रहा है,
और उसका गेन जो है सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। बीजेपी अपने परसेंटेज वोट को कंसोलिडेट करके बैठी है, तो अब आम आदमी पार्टी कितना गेन कर पाती है, कितना जॉइंट ऑपोजिशन वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है वो बीजेपी को टक्कर दे सके, एमसीडी इलेक्शंस में इसी का आकलन होगा। इसी से बातें सारी क्लियर हो जाएंगी कि आने वाले आगामी एमसीडी इलेक्शन और गुजरात इलेक्शन से क्या चीज निकल के आती है, क्या सोच निकलती है, और उसका 2024 में क्या रणनीति बनेगी ऑपोजिशन पार्टीज की। तो इसकी चर्चा करेंगे। आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, जो भी मेरे दर्शक हैं, वो कोई भी बात उनको अच्छी लगे बुरी लगे, या कोई आप मुझे सजेशन देना चाहें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उस पर मैं जवाब भी लिखूंगा और उसके बारे में अगले प्रोग्राम में चर्चा भी करूंगा। आपसे मैं अब इजाज़त लेता हूँ, अगले सप्ताह फिर किसी नए सब्जेक्ट पे मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।